हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ रिच एकेडमी। और देखिए, आज हमारे जो दो ऐसे के टॉपिक है, पहला है नॉन परफॉर्मेंस इज ऑल्सो करप्शन, और जो सेकंड टॉपिक हमारा होगा जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस जुडिशियल रीच। तो पहले हम जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रीच से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, इसके अंदर फर्स्ट बात आप ये लिखना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो ये बस इस तरह से बताना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल गार्डियन है, तो सुप्रीम कोर्ट कुछ स्टेप्स ऐसे ले लेता है, और वो किस तरह के स्टेप्स हैं वही जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच को डिस्क्राइब कर रहा है। पहले क्या बोलते हैं डेफिनेशन के हिसाब से, द एक्टिव रोल ऑफ जुडिशरी इन अपहोल्डिंग द राइट्स ऑफ सिटीजन, प्रिजर्विंग द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सिस्टम ऑफ द कंट्री इज नोन एज जुडिशियल एक्टिविज्म। फिर बोल रहा है दिस एंटेल्स समटाइम्स ओवर स्टेपिंग इनटू टेरिटरीज ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो देखिए, ये जो दोनों बातें हैं, ये जो पहली बात है जुडिशियल एक्टिविज्म है, और ये हमारा जो आर्टिकल नंबर 13 है, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 13 बोलता है जुडिशियल रिव्यू की पावर है, वहीं से ही जुडिशियल एक्टिविज्म की पावर्स जो है यूटिलाइज कर पा रहा है सुप्रीम कोर्ट। दूसरा बोलता है कि जब इसमें कई बार ओवर स्टेपिंग हो जाती है इस टेरिटरी में, एग्जीक्यूटिव की में या लेजिस्लेटिव की में, तब उसको जुडिशियल ओवररीच कहा जाता है। तो अगर हम सिंपल टर्म्स में बोलना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्सेजरेटेड फॉर्म ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इज जुडिशियल ओवररीच, है ना। एक्सेजरेटेड फॉर्म ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इज जुडिशियल ओवररीच। देखिए नेक्स्ट बात क्या बोल रहा है, अगर ये एक्चुअली ब्लैक लॉ डिक्शनरी के हिसाब से बोल रहा है कि जुडिशियल फिलोसफी विच मोटिवेट्स जजेस to depart from traditional precedents in favor of progressive and new social policies। तो देखिए, बात यहाँ पे खास ये है कि जुडिशियल एक्टिविज्म को नॉर्मली डिक्शनरीज के अंदर नेगेटिव नहीं बोला गया, ये बोल रहा है कि इन फेवर ऑफ प्रोग्रेसिव एंड न्यू सोशल पॉलिसीज। तो इस तरह से जुडिशियल एक्टिविज्म इज गुड, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो बातें हैं ये फेवर के लिए हो रही हैं, प्रोग्रेस के लिए हो रही हैं और नई पॉलिसीज़ के लिए हो रही हैं। और इसको जो है सुप्रीम कोर्ट को मेजर जो पावर मिली है वो PIL से काफ़ी ज़्यादा पावर मिल गई है। PIL हमारा 1970s के एंड में स्टार्ट हुआ था, है ना, और इसके अंदर जस्टिस PN भागवती का काफ़ी मेजर रोल था स्टार्ट करने में। PIL स्टैंड्स फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो यहाँ पे देखिए, जो PIL स्टार्ट हुई इसके अंदर लोकस स्टैंडाई का प्रिंसिपल हटा दिया था, वो भी मेजर बात थी। लोकस स्टैंडाई का मतलब ये होता है कि जो कोई इफेक्टेड है बस वही बोल सकता है कि गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ पे कहा गया कि नहीं, PIL कोई भी डाल सकता है। सपोज कोई और आदमी जो है डिस्टर्ब हो रहा है किसी परेशानी से, तो उसके लिए मैं भी PIL डाल सकता हूँ। कोई और गांव के लोग परेशान हो रहे हैं तो मैं भी उनके लिए PIL डाल सकता हूँ। मतलब लोकस स्टैंडाई ज़रूरत नहीं है कि अगर मैं उस गांव का नहीं हूँ तो मैं परेशानी नहीं बता सकता, मैं फिर भी डाल सकता हूँ। तो PIL ने काफ़ी ज़्यादा पावर दे दी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को। और साथ में ये भी है कि सुओ मोटो भी कोई केसेस को उठा सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो ये दोनों ही चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा पावर दे रही है, और PIL की एक्सेप्टेंस भी सुप्रीम कोर्ट की चॉइस है। दिस इज़ अनदर सिचुएशन जो ये दिखा रहे कि सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम है यहाँ पे। टॉपिक किस बात के ऊपर चर्चा करनी है वो सुप्रीम कोर्ट की मन मर्जी की तरफ ज़्यादा जा रहा है। अब कह रहे हैं जुडिशियल ओवररीच। जुडिशियल ओवररीच क्या टर्म है, कॉमनली यूज्ड व्हेन जुडिशरी सीम्स टू हैव ओवरस्टेप्ड इट्स मैंडेट, कि जो इसका काम है जुडिशरी का, उसकी बजाय वो और दूसरे के काम में जा रही है। तो एग्जीक्यूटिव का काम डिस्टर्ब कर रही है या लेजिस्लेटिव काम डिस्टर्ब कर रही है। डिस्टर्ब कर रही नहीं कह सकते, मैं बोल सकते हो सकता है कि उसको यूटिलाइज करके मे भी पब्लिक वेलफेयर के लिए, प्रोग्रेसिव कोई पॉलिसीज़ के लिए बात कर रही है ना। तो देखिए, तो ओवर रीचिंग द पावर इटसेल्फ इज अ टर्म विदाउट बाउंड्रीज। के ओवर रीच का मतलब क्या होता है, मतलब जुडिशियल ओवर रीच। तो ओवर रीच का मतलब क्या, क्योंकि ओवर रीच डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है। देखिए, ये साफ साफ एक क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं हम कि हाउ मच इंटरफेरेंस इज कंसिडर्ड ओवर रीच। ये बड़ा क्वेश्चन है कि आप कैसे बोलोगे कि यहाँ तक ओवर रीच है ना। अच्छा, अगर मान लीजिए आप डेफिनेशन चाहते हैं तो डेफिनेशन में बोलूंगा जुडिशियल ओवररीच इज व्हेन जुडिशरी स्टार्ट्स इंटरफेयरिंग विद द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स। क्योंकि हमारी जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर हम बोलते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी के 3 प्रिंसिपल पिलर्स हैं, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, और लगभग तीनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमने दे रखी है ताकि ये कि बिना बायसनेस के फ्री काम कर पाए, है ना, फ्री और फेयर होके काम कर पाए बिना बायसनेस के। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी इस तरह से बोलता है कि लेजिस्लेटिव को जुडिशरी के कामों में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए और जुडिशरी को लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कामों में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। बट अगर ऐसा हो रहा है तो दैट इज नथिंग बट जुडिशियल ओवररीच। ठीक है, द जुडिशरी क्रॉसेज इट्स ओन फंक्शन एंड एंटर्स द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस। ठीक है, मेरे ख्याल से अब यहाँ तक काफ़ी क्लियर हो गया होगा। और मैं ये मानता हूँ कि जुडिशियल एक्टिविज्म इज़ गुड बट जुडिशियल ओवररीच थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है, उसके बाद देखिए, बाद में पास्ट इंस्टेंसेस की बात कर रहे हैं कि पास्ट में क्या क्या हो चुका है। हम बोल रहे हैं कि जैसे इमरजेंसी लगी थी, है ना, इंदिरा गांधी के टाइम में जो इमरजेंसीज लगाई गई थी, उसके अंदर ये बात कर रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो चेंजेस किए थे 42nd अमेंडमेंट थी, उसके जो बदलाव लाया गया था जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था, उसके अंदर के जो चेंजेस थे, काफ़ी सारे उसके जो अमेंडमेंट्स थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। ये कहा कि ये इनवैलिड है।
और इसने जो नई बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन शुरू की थी केशवानंद भारती केस से। इस केस के अंदर पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लेजिस्लेटिव सब कुछ बदल सकती है, मतलब फंडामेंटल राइट भी चेंज कर दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फंडामेंटल राइट्स आर बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसने इन चीज़ को एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि जैसे मान लीजिए फेडरल स्ट्रक्चर वो बेसिक स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल राइट्स हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर है, कम से कम इनको नहीं बदलना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्राइन है वो हेल्पफुल है, क्योंकि हालांकि इसमें एक प्रॉब्लम ये बताते हैं कि इसको डिफाइन नहीं किया, क्यों डिफाइन किया है सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम्पल्स के साथ कि इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर, और फर्दर इसको एक ओपन एंडिंग छोड़ दिया ताकि बाद में इसको और ज़्यादा डेवलप हो सके डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेज। ठीक है, अब कह रहे हैं कि देखिए रिसेंट आप एक एग्जांपल दे सकते हैं, रिसेंट सिचुएशन में क्या हुआ था। वी विटनेस्ड हाउ जुडिशियरी इंटरवीन इन वर्क ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई ड्यूरिंग पैंडेमिक एंड ऑर्डर्ड गवर्नमेंट टू हैव ए नेशनल प्लान, है ना। साथ में जैसे हमने ये भी किया कि हाई कोर्ट दिल्ली के अंदर जब नहीं पहुंच रही थी ऑक्सीजन, तो दिल्ली का कोर्ट के थ्रू केजरीवाल साहब ने ये अप्रोच की थी कि भैया हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रही ऑक्सीजन, तो वहाँ से बोला गया कि आप ऑक्सीजन सप्लाई करें। हाई कोर्ट ने कहा, दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप ऑक्सीजन सप्लाई करें, ऐसे नहीं चलेगा, जो आपने प्रोमिस किया उतनी ऑक्सीजन कम से कम सप्लाई करें, है ना। तो और उसने बार बार जुडिशरी ने ये भी ब्लेम किया है कि जो सेडिशन चार्जेस जो आईपीसी के अंदर जो आप आर्टिकल्स लगा रहे हो सेडिशन चार्जेस के, कि एनीथिंग एंटी गवर्नमेंट अगर कोई बोलता है तो एंटी नेशनल है, वो गलत बातें हैं। साथ में जो आपने बैन लगाया क्रिप्टो करेंसी वो भी गलत है, तो इसीलिए आजकल इसके ऊपर सोचा जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज किया जाए देश के अंदर। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे जो एरियाज़ हैं उनके अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी जुडिशरी काफ़ी ज़्यादा जो है उनको लाइमलाइट में लेके आती है, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन दे रही है कि आपको ये परफॉर्म करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए उसके बाद ये बोल रहा है कि अब ओवर रीच करने की आप बात कहते हैं कि ओवर रीच कर रही है, तो ओवर रीच क्यों कर रही है? इससे एक बात क्लियर ये है कि जुडिशरी जब ओवर रीच कर रही है तो लेजिस्लेटिव या तो कोई काम गलत कर रहा है या नॉट इनफ इज डन। इसका मतलब लेजिस्लेटिव जो है प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तभी तो ओवर रीचिंग की बात कर रहे हैं हम। ओवर रीच, और हम इस बात पे ये मान रहे हैं कि जुडिशरी जो है पब्लिक वेलफेयर के लिए न्यू प्रोग्रेसिव पॉलिसीज के लिए ओवर रीच कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्चुअल में ट्रू फॉर्म में तो लेजिस्लेटिव है, जो कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का डेमो डेमोक्रेशिया मतलब पीपल्स रूल, और पीपल कैसे रूल करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, और रिप्रेजेंटेटिव हम चूज करते हैं वोट डाल के, तो वो लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेटिव ही होते हैं। तो अगर मान लीजिए डेमोक्रेसी सही काम नहीं कर रही है, यही इशारा है कि अगर ओवर रीच हो रहा है तो लेजिस्लेटिव सही काम नहीं कर रही है ना। और ये ओवर रीच जो है परमानेंट सोल्यूशन बिल्कुल नहीं हो सकता, इट विल बी प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, हो सकता है टेम्पररी सोल्यूशन ठीक रह सके, ऐसा हम बोलें कि टेम्पररीली अभी ऐसा ओवर रीचिंग हो रहा है, क्योंकि बहुत सी जगह सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे डिसीजंस लिए और ऐसा लगता है कि देश के भले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस थे, तो हम बोलते हैं ठीक है टेम्पररी सोल्यूशन इज ओके। बट कहीं ना कहीं अगर ओवर रीच हो रहा है और ज़्यादा ओवर रीच हो रहा है तो साफ साफ है कि लेजिस्लेचर प्रॉपर अपना फंक्शन नहीं कर पा रही है। तो ज़रूरी है कि लेजिस्लेचर अपना फंक्शन जो है प्रॉपर तरीके से करे, अदरवाइज यही होगा कि फिर लेजिस्लेचर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी के मामले में दखलंदाजी करेगी और एक दूसरे को वैसे खींचेंगे, तो इट मे क्रिएट अ टग ऑफ पावर, है ना। इस तरह से चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात हम बोल रहे हैं कि दो गिविंग पावर्स टू जुडिशरी इज़ वाइटल, क्योंकि देखिए पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चलती है। तो अगर जुडिशरी जो है पावर नहीं मिलेगी तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर पाएगी। इसीलिए कई बार यहाँ पे बोला जाता है कि जुडिशरी को दोनों काम करने ही पड़ेंगे जब जब गड़बड़ी होंगी, क्योंकि जुडिशरी के देखिए दोनों तरह के काम है। एक ये है कि कानून कैसा बना है, एक कानून को चेक करना कि कानून सही बना कि नहीं बना, एक कानून को बनाते टाइम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है। तो दोनों ही चीज़ों पे जुडिशरी की पावर है उसको देखने की, और ये ही दोनों बातें ही, ये भी आर्टिकल 13 से ही आ रही है। यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का जो आर्टिकल है वहीं से ही ये पावर जो है जुडिशरी को मिल रही है। उसके बाद देखिए अगर हम इसको दूसरे तरीके से कहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जुडिशरी के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर लोग हैं, क्योंकि लोगों ने ही बोला है वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की पावर भी लोगों से आ रही है, और सबसे सुप्रीम क्या है, लोगों का वेलफेयर है, क्योंकि हमारा एक सोशलिस्ट देश है। तो हम ये बोलते हैं कि वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स इज इम्पोर्टेंट। तो अगर मान लीजिए वेलफेयर हो रहा है तो कहीं ना कहीं आई वुड से जुडिशियल एक्टिविज्म इज ओके, दो आई ऑलवेज से कि जुडिशियल ओवर रीच इज नॉट अ सोल्यूशन, नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। टेम्परेरी इज ओके बट नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। और अगर मान लीजिए ओवर रीच कर रहे हैं तो ये प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के भी अगेंस्ट है, क्योंकि हमने कहा है कि सबकी अलग अलग काम है। लेजिस्लेटिव का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम है कि लॉ सही बने कि नहीं बने वो देखना, है ना, और सही तरीके से बने और सही कानून के अंदर बने कि नहीं बने वो चेक करना।
तो इसीलिए सबकी अलग अलग सेपरेशन ऑफ पावर्स है। तो अगर जुडिशियल ओवररीच हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के अगेंस्ट जा रहा है ना। तो हम कंक्लूजन यही बोल सकते हैं कि इट इज़ अ बैलेंस बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव तीनों के अंदर ही दैट इज़ टू बी मेंटेन्ड इफेक्टिवली, है ना, ताकि बढ़िया तरीके से ट्रू स्पिरिट से डेमोक्रेसी परफॉर्म कर सके, लोगों के वेलफेयर के लिए सब के सब देखें, सिर्फ जुडिशरी नहीं लेजिस्लेचर भी देखे, और तब इस तरह से सारा जब इकट्ठा एक कोहेशन में काम करें तो रिजल्ट अच्छा निकलेगा, है ना। और देश की जो है तरक्की के लिए काफ़ी अच्छा रोल प्ले ऐसे हो सकता है अगर सब प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तो, है ना। इफेक्टिव वर्किंग तभी आएगी, एक दूसरे के मामले में दखलंदाजी ना करें और अपना काम ढंग से करें, अपना काम पूरी डेडिकेशन से करें। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन आप इसमें सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है नॉन परफॉर्मेंस इज ऑल्सो करप्शन। नॉन परफॉर्मेंस इज ऑल्सो करप्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि थोड़ा फिलोसॉफिकल टॉपिक है, लेकिन ऐसे टॉपिक्स को आपको टैकल करना आना चाहिए। कई बार ऑप्शंस नहीं मिलते हैं कि आप इनको छोड़ पाएँ, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका फेवरेट होता है फिलोसॉफिकल टॉपिक डिस्कस करना। तो फिलोसॉफिकल, या मैं कहूँगा 5 से 10 टॉपिक आपको प्रिपेयर जरूर करने चाहिए फिलोसॉफिकल टाइप के। तो ये फिलोसॉफिकली है, नॉन परफॉर्मेंस ऑल्सो करप्शन। तो देखिए यहाँ पे इसको स्टार्ट करने के लिए मैंने गीता का कोट लिया है। वैसे तो खैर ये जो बातें हैं वर्क इज़ वर्शिप, ये सबके अंदर ही, लगभग सारे धर्म के अंदर ही मैंशनड है, बट यहाँ गीता के हिसाब से बोलना चाह रहा हूँ कि वर्क इज़ वर्शिप, जहाँ पे गॉड और एक्शंस के बारे में रिलेशन बताता है। मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया है, मैं बोल रहा हूँ इट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन डेडिकेशन एंड योर एक्शन, कि आप अपना काम कितना डेडिकेटेडली कर रहे हैं, दैट इज़ वर्क इज़ वर्शिप, है ना। कि वर्क ही, कर्म ही पूजा है, तो अगर कर्म पूजा है तो आपको बिल्कुल डेडिकेटेडली अपना काम करना चाहिए, तो दैट इज़ वर्क इज़ वर्शिप। तो अगर आप नहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो आप अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, एंड दैट इज़ करप्शन। देखिए कई बार करप्शन को सिर्फ मनी से रिलेट किया जा सकता है, बट एक्चुअल में करप्शन इज़ मच वाइडर। अगर इसका स्कोप देखें तो बहुत वाइड है ये। तो उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि मान लीजिए एक का नॉन परफॉर्मेंस दूसरे के ट्रू राइट्स को अचीव नहीं करने दे रहा, उसकी ट्रू पोटेंशियल अचीव करने दे रहा, तो भी करप्शन ही है ना। अब देखिए यहाँ पे एक बात लिखी है हमने कि एक्शन विदाउट राइट इंटेंशन, क्योंकि हम यहाँ पे राइट इंटेंशन इसलिए बोल रहे हैं कि अगर गलत इंटेंशन है फिर तो एक्शन गलत ही हो जाएगा, बट एक्शन विदाउट राइट इंटेंशन इज इन एक्शन, और इन एक्शन मतलब नॉन परफॉर्मेंस। तो अगर नॉन परफॉर्मेंस हो रही है दैट इज सिमिलर टू करप्शन, है ना। तो इस तरह से आप मे बी इस कोट से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके बाद एक सिंपली आप डेफिनेशन के टर्म बता सकते हैं कि व्हाट इज करप्शन। द टर्म करप्शन, अब आप यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि आप करप्शन को सिर्फ मॉनिटरी एंगल से नहीं देख रहे हैं, आप करप्शन को एक वाइडर पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं द टर्म करप्शन इज नॉट ओनली एफिलेटेड टू द मॉनिटरी फील्ड एंड पॉलिटिकल अफेयर्स, इट हैज़ अ वाइड स्कोप। सोशल बातों में, मेंटल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, एनवायरमेंटल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, इन सारे लेवल पे करप्शन को देखा जा सकता है, और सिर्फ मनी से रिलेटेड ये बिल्कुल नहीं है ना। तो इसीलिए कह रहा है कि नॉन परफॉर्मेंस भी अलग अलग तरीके से देखी जा सकती है। जैसे अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो ये रीजंस हो सकते हैं, हो सकता है आप नेग्लिजेंट हैं, आप नोट सेल्फ हैं, आप सोशली अवेयर नहीं, आप इग्नोरेंट हैं, आप सही टाइम पे एक्ट नहीं कर रहे हैं, आप डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं जो फेथ आपके अंदर क्रिएट किया गया है ना, और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के रेजोनेंस में नहीं है। तो ये सारे के सारे मैं नॉन एक्शन मानता हूँ। तो हमने देखो इस टॉपिक के अंदर क्या किया है, हमने जो नॉन एक्शन है उसको भी, हमने नॉन परफॉर्मेंस है उसको भी हमने लार्जर पर्सपेक्टिव देखा है, और हमने करप्शन का भी लार्जर पर्सपेक्टिव देखा है। तो इससे हम इस ऐसे को एक और बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है गाइज, आप हमेशा एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हैं, यू कैन ऑलवेज ऐड एग्जाम्पल्स। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल छोटा सा लिखा है कि देखिए, बाय नॉन परफॉर्मेंस वन इज क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ मिसलीडिंग एक्ट्स दैट इज इक्वल टू करप्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई पब्लिक ऑफिशियल है और वो किसी की पेंशन को क्लियर नहीं कर रहा है, किसी सिटीजन की पेंशन को, तो ही इज फेलिंग टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। और अगर आप फेलिंग टू परफॉर्म ड्यूटी है तो इट इज इक्वल टू करप्शन, क्योंकि उसको अपने राइट्स नहीं मिल रहे। अभी जो बात मैं यहाँ पे बोल रहा था कि दूसरे के जो इनएक्शन है, अगर ऐसा आपका एक्शन नहीं है, आप एक्शन नहीं ले रहे हो और दूसरे के जो राइट्स हैं वो अचीव नहीं हो पा रहे हैं, तो यू आर एक्चुअली परफॉर्मिंग करप्शन। तो यही बात यहाँ पे आ रही है। अब जैसे देखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स होते हैं वो प्राइवेट क्लिनिक में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, क्योंकि जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात आती है तो टाइम कम देते हैं, और अपनी मर्जी के क्लिनिक जिनसे अपनी मनमर्जी की फीस ज़्यादा ले सकते हैं, तो प्राइवेट क्लिनिक में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, और जबकि सैलरी प्रॉपर उठा रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल। सो दिस इज़ करप्शन, है ना। उसके बाद देखिए, बात कर रहे हैं हम कि ह्यूमन्स आर सोशल एनिमल्स। येस वी नो दिस, ह्यूमन्स आर सोशल एनिमल्स एंड वी लिव इन सोसाइटी, और हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमें जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अवेयर रहें क्या चल रहा है आजू बाजू, क्या रिसेंट, क्या मतलब कुछ न्यूज़ जो चल रही है रिसेंट, अगर कुछ नेग्लेक्शन चल रहा है सोसाइटी में किसी बात के बारे में, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो
तो अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, आप मान लीजिए देखते हैं रास्ता खराब है, टूटा हुआ है, और आप वहाँ पे कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो इट इज़ लाइक यू आर करप्टेड, बिकॉज यू आर परफॉर्मिंग करप्शन ऑफ सोशल ड्यूटीज़। जो आपकी ड्यूटीज़ हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, है ना। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो आपके टाइम जब आप काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उस टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो हमें ये ड्यूटी बनती है हमारे कि हम कॉन्शियस रहें, सेल्फ अवेयर रहें, और तब हम काम करें। क्योंकि अगर हम ये कॉन्शियस और सेल्फ अवेयर नहीं है तो वी माइट से कि वी आर नॉट परफॉर्मिंग। अगर ऐसा है कि आप यू आर नॉट परफॉर्मिंग, दिस इज मेंटल करप्शन, है ना, मेंटल करप्शन ऑफ थॉट्स, क्योंकि आप ट्रू सेंस में आप काम नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से बार बार देखिए जो एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि करप्शन की डेफिनेशन कितनी ज़्यादा वाइड हो सकती है, ठीक है। उसके बाद देखिए बात नेक्स्ट आती है, बीइंग रेस्पॉन्सिबल फॉर द इकोसिस्टम विल लिव इन एंड पुटिंग फॉरवर्ड द सस्टेनेबल स्टेप्स इज नेसेसरी। और अगर आप यहाँ पे एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं, आजू बाजू के एनिमल्स आपकी वजह से परेशान हो रहे हैं, दिस इज एनवायरमेंटल टाइप का करप्शन। आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप इनफैक्ट जो आपका इनएक्शन है वही ऐसा एक्शन है कि वो खराब ही है ना। तो आप पोल्यूट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, तो आपको ज़रूर अपने स्टेप्स जितने आप मिनिमम से मिनिमम स्टेप्स ले सकते हैं आपको लेने चाहिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इकोलॉजी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें स्टेप्स लेने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये जो इनएक्शन है ये कहीं ना कहीं देखिए एनवायरनमेंट को ख़राब करता जा रहा है। हम हर एक इंसान को एक्शन लेना चाहिए, जितना आपसे हो सके ज़रूर होना चाहिए, बट नॉन एक्शन इज़ नॉट एन ऑप्शन, है ना। नॉट परफॉर्मेंस ऑफ योर ड्यूटीज इज नॉट एन ऑप्शन, बिकॉज इन दैट केस सोसाइटी इज डूम्ड। ओके, अब देखिए बात कर रहे हैं इकोनॉमी सिनेरियो में। फॉर इकोनॉमी इट मस्ट टू टेक राइट डिसीजंस, मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि इट इज़ मस्ट टू टेक राइट डिसीजंस एंड एक्शंस एट राइट टाइम विद चेंजिंग सिनेरियो टू प्रोटेक्ट वंस कंट्री एंड मेंटेन स्टेबिलिटी। कह रहा है कि जब नई कुछ चीज़ आई तो अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें आप इनएक्शन कर गए, आप आपने परफॉर्म नहीं की ड्यूटी, जैसे अभी कोविड की सिचुएशन में ही था, अगर मान लो सब कुछ ऑनलाइन हो रही है और लोग कह रहे हैं नहीं हम तो नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन, हम नहीं कर रहे, तो ये गिविंग अप इज नॉट अ सोल्यूशन, दैट इज नॉट अ राइट थिंग। और ये आप बोल देते हो गिविंग अप कर रहे हैं, दैट इज एक्चुअली इनएक्शन। तो दिस इज नॉट द राइट थिंग, दिस विल कॉज अ ह्यूज लॉस फॉर द कंट्री, है ना। और ये कुछ नहीं है, ये आपकी ड्यूटी के साथ करप्शन है ना। तो इस तरह से यहाँ पे बोल रहा है इलेक्टेड, मतलब यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की भी आप बात कर सकते हैं, एक नॉर्मल इंसान की बात कर सकते हैं, दोनों है। देखिए अब कह रहा है, बोल रहा है करप्शन इज नॉट ओनली अबाउट टेकिंग मनी, मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप पैसा ले रहे हो तभी करप्शन है। अगर आप सैलरी ले रहे हो और आप प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हो, यू आर डूइंग नथिंग, तो इट इज़ करप्शन, राइट। क्योंकि आपके पास सैलरी आती जा रही है पर आप काम नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके सैलरी के हकदार नहीं हो आप। तो कहीं ना कहीं मोरल टर्म्स में, इन वैल्यूज़ में करप्शन ही काउंट होगा, राइट। हालांकि इस चीज़ को पनिश करना इज़ टू डिफिकल्ट, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि फिलोसॉफिकल टॉपिक है, क्योंकि एज सच निकालना बहुत चैलेंज है, लेकिन ये श्योरली करप्शन है ना, मेरे हिसाब से श्योरली करप्शन है। उसके बाद बोल रहा है मैनी सच कंस्ट्रक्टिव वर्क्स आर मेंशन इन द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन लाइक टेकिंग केयर ऑफ कंट्रीज प्राइड एंड सिंबल्स। ऐसी बातें बोल रखी हैं कि जैसे मान लीजिए कि भैया आपको वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, आपके देश के जो सिंबल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, देश के जो इंटरनेशनल मूवमेंट के जो हमारे लीडर्स रहे पुराने, उनके आइडियल्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो अगर हम वो नहीं कर रहे हैं तो बड़ी गलत बात है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करें तो आप ये समझ लो कि आप इनएक्शन कर रहे हो, और इनएक्शन इज लाइक करप्शन। क्यों? ये देखिए ऐसा है, जैसे ऐसे बोला गया है कि अगर आपके नेबर को आज दिक्कत है और आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो कल वो दिक्कत आपको भी होने वाली है, ये समझ लीजिए। तो इसी तरह से हम इस लेवल पे बात कर रहे हैं कि अगर आपके नेबर को दिक्कत है, आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो, तो कल आपको वो दिक्कत होने वाली है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इनएक्शन इज नॉट अ सोल्यूशन, वी मस्ट एक्ट करना चाहिए, सही तरीके से सही इंटेंशन से एक्ट करो एंड द रिजल्ट्स विल बी ग्लोरियस, बहुत बढ़िया होंगे, कोई चिंता नहीं होनी चाहिए रिजल्ट्स की, क्योंकि हम बोलते हैं वर्क इज़ वर्शिप, और हम ये भी बोलते हैं साथ में कि कर्म जो है वो फल की बिना चिंता के करना चाहिए, गीता के अंदर ही कहा गया है। तो हमें सही कर्म सही इंटेंशन के साथ करेंगे तो फल अपने आप सही मिल जाएगा, उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए। तो दैट्स इट, आई गेस इस पोर्शन पे हम कंक्लूड कर सकते हैं इस ऐसे को। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।